नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट है भगवानी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जजमेंट आई है 18 जनवरी 2022 को। 3 जज का बेंच था। ये जजमेंट लिखी है जस्टिस एल नागेश्वर राव ने। इस जजमेंट में दो कन्विक्ट हैं। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने एक 11 साल की बच्ची के किडनैपिंग, रेप और मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस दी है। और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 20 ईयर्स की सेंटेंस होती है, वो सेक्शंस भी लगे हैं। और ट्रायल कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस दी है। हाई कोर्ट ने वो डेथ सेंटेंस कंफर्म की है। ये दोनों कन्विक्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट में आए, सतीश और भगवानी। सतीश इन अपील्स के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी अपील अबेट कर गई। अब सिर्फ भगवानी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये केस है। पहले हम फैक्ट्स को समझ लेते हैं। इसमें 11 साल की एक बच्ची अपने पेरेंट्स और दो भाइयों के साथ रात को 9 बजे एक सेरेमनी में जाते हैं। लगभग 11 बजे वापस आते हुए पेरेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि उनकी बेटी गायब है। वो अपनी बेटी की सर्च स्टार्ट करते हैं। सुबह 5 बजे बेटी की मदर को एक हैंडपम्प के पास लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, जांच होती है और जांच के बाद पता चलता है कि गला घोट के लड़की को मारा गया है। सवियर इंजरीज हैं लड़की को और वेजाइना में बहुत ब्लीडिंग है और ब्रूटल रेप हुआ है लड़की का। शक के आधार पर भगवानी और सतीश दोनों को 16 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है। ये इंसिडेंट है 14 अप्रैल 2017 का, जब ये रेप और मर्डर हुआ। और इनकी गिरफ्तारी शक के आधार पर 16 अप्रैल 2017 को हुई। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पे कपड़े, लड़की का ब्लैंकेट और शॉल सतीश के घर से बरामद हुआ। और एप्लेंट जो कि भगवानी है, उनके पास से उनके कपड़े जो उन्होंने काऊ शेड में एक गमले के अंदर छुपा रखे थे वो बरामद हुए। सेशन जज ने इनको डेथ सेंटेंस दी और फिर रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट में केस गया। हाई कोर्ट ने वो सेंटेंस और कन्विक्शन कंफर्म किया और डेथ सेंटेंस दी। अब क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस किडनैपिंग, रेप और मर्डर में, जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता तो शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1984 का केस है। इसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स या पंचशील सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में बताए गए थे, जिसमें कहा गया था कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए और वो सिर्फ अक्यूज्ड के गिल्ट की तरफ पॉइंट कर रही हो और कोई भी चांस ना हो कि अक्यूज्ड इनोसेंट हो। और अक्यूज्ड मस्ट भी गिल्टी होना चाहिए, ना कि मे बी गिल्टी। अब PW1 जो कि मदर हैं लड़की की, उन्होंने कहा कि भगवानी और सतीश दोनों उस सेरेमनी में मौजूद थे और जब लड़की की डेड बॉडी मिली उसके बाद से वो गायब हो गए। PW4 एक छोटा सा होटल चलाते हैं गांव में। उन्होंने बताया कि रात को 9 बजे वो लड़की उनके पास से कुरकुरे लेने आती है। 15 मिनट बाद 9:15 पे भगवानी नमकीन उसी दुकान से लेने आते हैं। और ट्रायल कोर्ट ने ये भी कहा कि सतीश और एपलेंट दोनों के बॉडी पे इंजरीज हैं। एपलेंट जो कि भगवानी है, उन्होंने कहा कि वो 14 की रात को अपनी उनकी मदर, भगवानी की मदर भगवानी को ले गई थी और फिर वो पड़ोसी के पास जाके सोए थे, तो उन्होंने एलिबाई की प्ली ली थी। अब एपलेंट के वकील क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ये हमारे बेसिक फैक्ट्स थे। भगवानी के वकील बोलते हैं कि जो भी डिस्कवरीज मिली हैं या जो भी कपड़े मिले हैं उनसे एपलेंट का गिल्ट प्रूव नहीं होता है। कोई भी सामान जो भी मिला है, जो प्लेस ऑफ ऑफेंस है
उससे एपेलेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। जो पैकेट कुरकुरे का लड़की ने लिया था वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि वो कौन सी दुकान से लिया गया है। ये PW4 आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। जो बटन मिले थे उस प्लेस ऑफ ऑफेंस से वो सतीश की शर्ट के हैं, ना कि भगवानी की शर्ट से। जो कपड़े मिले थे भगवानी की भगवानी के, उन पे जो ब्लड के स्पॉट्स हैं, उन कपड़ों की कोई सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, ये ब्लड टेस्टिंग होती है, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं की गई थी जिससे पता चले कि वो ब्लड स्पॉट्स किसी जानवर के हैं या इंसान के हैं। और जो एपेलेंट के इंजरीज हैं वो एक एडिशनल सर्कमस्टांस की तरह नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एपेलेंट एक मजदूर हैं और उनको इस तरह की इंजरीज होना स्वाभाविक है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो इंजरी मार्क्स वाला कॉलम था अरेस्ट मेमो में वो खाली था। एपेलेंट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो लास्ट सीन वाली थ्योरी है उसको अच्छे से समझा नहीं है ट्रायल कोर्ट ने। और जो PW5 हैं उन्होंने बताया कि सतीश तो गायब हुए थे लड़की की डेथ की न्यूज़ सुन के, लेकिन एपेलेंट भगवानी को उनके घर से ही हिरासत में लिया गया है, वो भागे नहीं थे। और जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है 313 CRPC की, 313 CRPC में एक्यूज को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है जो भी एविडेंसेस उनके खिलाफ होते हैं, तो उन स्टेटमेंट को कन्विक्शन का आधार नहीं बनाया जा सकता। और भगवानी के वकील बोलते हैं कि सर्कमस्टांसेस की जो चेन है वो कंप्लीट नहीं है और सिर्फ एक्यूज की गिल्ट की तरफ पॉइंट नहीं कर रही है। उनका एक आर्गुमेंट ये था कि आर्टिकल 21 के तहत हमें अधिकार मिला है कि फेयर ट्रायल हो, लेकिन एक्यूज्ड के वकीलों को ट्रायल कोर्ट में विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला, तो फेयर ट्रायल नहीं हुई। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को समझाने का मौका अक्यूज्ड को नहीं दिया गया। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जब सजा सुनाते हुए जिन सर्कमस्टांसेस को समझाया जाए जिससे अक्यूज्ड की सजा कम हो सके, ये कन्विक्शन के बाद किया जाता है। दूसरे होते हैं एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस। ये सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जो जिनकी वजह से एक्यूज को सज़ा ज़्यादा मिल सकती है, जैसे अगर पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या बहुत निर्मम हत्या की हो। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जैसे एक्यूज का बिहेवियर जेल में कैसा था, अगर वो बेल पे रिलीज हुए तब उनका बिहेवियर कैसा था। एपेलेंट के वकील ये बोलते हैं कि ये केस जो है वो 376 AIPC का नहीं है, क्योंकि उसमें रेप के बाद मर्डर 376A में आता है, बल्कि ये 376D का केस है गैंग रेप का। लेकिन अगर गैंग रेप का है तो उसमें कोई कॉमन इंटेंशन के लिए प्रोसिक्यूशन ने कोई प्रूव नहीं किया है। और गैंग रेप की सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो एक्यूज की सेंटेंस डेथ सेंटेंस से हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी जाए। अब स्टेट के वकील क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि कोई सर्कमस्टांसेस में चेन ब्रेक नहीं हो रही है, वो सर्कमस्टांसेस कंप्लीट हैं। जो विक्टिम है उनको PW4 की शॉप पे देखा गया है। PW5 ने कहा कि सतीश ने भी बताया है कि जो विक्टिम है वो घर पे आई थी सतीश के और अपना शॉल और ब्लैंकेट रखा था उन्होंने आके। मेडिकल एविडेंस डिस्क्लोज करता है कि ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ है। साइंटिफिक एविडेंस डिस्क्लोज करता है कि सतीश ने ये रेप का ऑफेंस किया है। सतीश और भगवानी दोनों को एक साथ देखा गया था, रात को भी और सुबह भी। और जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी गई थी उन्हीं से ही कपड़े मिले हैं। जो अक्यूज भगवानी है उनके कपड़ों से जो DNA सैंपल कलेक्ट किया गया उस पर मल्टीपल पीक्स हैं, जो ये दर्शाता है कि एक से ज़्यादा इंसान का DNA उसमें है। और प्ली ऑफ एलिबाई जो एक्यूज ने ली है वो बुरी तरह फेल हुई है, क्योंकि ना वो पड़ोसी को एग्जामिन किया गया ना उनकी मदर को एग्जामिन किया गया। 313 की जो स्टेटमेंट है वो कन्विक्शन का आधार नहीं बन सकती, लेकिन प्रोसिक्यूशन की स्टोरी प्रूव करने के लिए एक एडिशनल लिंक ज़रूर हो सकती है।
एक हेल्पलेस गर्ल को बुरी तरह रेप किया गया है, मारा गया है, इसके लिए इन एप्लेंट को, भगवानी को कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे इन सबको एग्जामिन करता है? सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले हवाला देता है दलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1976 की जजमेंट है। इसमें बताया गया है कि किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए अपील, एक क्रिमिनल अपील में। इसमें कहा गया कि कोई कॉन्करेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं उस पर अगर दो व्यूज पॉसिबल हैं तो कोर्ट अपना व्यू ना, कोर्ट सिर्फ इसलिए कि एक और व्यू लिया जा सकता है इस वजह से इंटरफेयर ना करे। अगर दोबारा एविडेंस लेने की ज़रूरत, एविडेंस को रिव्यू करने, कोर्ट सिर्फ उन हालातों में एविडेंस को दोबारा रिव्यू कर सकता है जब कोई एरर हुआ हो जो कि बेस्ड ऑन लॉ हो या मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस हुई हो। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपील सुनेगा। अब अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स ये हैं कि रात को 14 तारीख को उनकी फैमिली, लड़की की फैमिली फंक्शन में जाती है और रात 11 बजे के बाद से वो लड़की मिसिंग हो जाती है। भगवानी और सतीश को अगले दिन अरेस्ट किया जाता है और उन्हीं के वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके आधार पर रिकवरीज की जाती हैं। साइंटिफिक मेडिकल एविडेंस ये दर्शाता है कि लड़की का रेप और मर्डर हुआ है। भगवानी के कपड़े फटे हुए हैं और उन पे ब्लड स्पॉट्स हैं, और जो कि भगवानी की काऊ शेड की छत से वो बरामद हुए कपड़े। और डीएनए प्रोफाइल जो लड़की की बॉडी से था वही सतीश से के डीएनए से मैच हुआ है। और जो एपेलेंट है भगवानी, उनके डीएनए पे मल्टीपल पीक्स हमें मिली हैं, जो ये दर्शाता है कि एक से ज़्यादा इन लोगों का डीएनए वहाँ पे पॉसिबल है। PW1 जो कि मदर हैं और PW4 इन्होंने प्रेजेंस को प्रूव किया है। PW4 जो शॉपकीपर थे जिनकी दुकान पे वो लड़की लेने आई थी। PW5 ने बताया कि सतीश के घर लड़की अपना शॉल और ब्लैंकेट रखने गई थी। 313 की स्टेटमेंट में भी सतीश ने माना है कि लड़की उनके पास शॉल और ब्लैंकेट रखने आई थी। और अगले दिन सुबह 15 को एक्यूज PW9 के पास जाते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं और वो डरे हुए होते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने एक बड़ा स्कैंडल कर दिया है। एपेलेंट जो है वो मिजरेबली फेल हुए हैं एलिबाई की प्ली प्रूव करने के लिए, और उनके जो स्क्रैच मार्क्स हैं उनकी बॉडी पे वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उनको एपेलेंट की कन्विक्शन में कोई फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि आर्टिकल 21 में फेयर ट्रायल जो है वो हर एक का मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट कमेंट करते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स की टेंडेंसी है कि रेप और मर्डर के केसेस वो जल्दबाजी में सुनवाई कर रहे हैं, और सेंटेंस और कन्विक्शन एक ही दिन सुनाया जाता है, जो कि सेक्शन 235 CRPC के अगेंस्ट है। उसमें सेंटेंसिंग के लिए अलग से सुना जाना चाहिए अक्यूज्ड को, और अक्यूज्ड को मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस समझा सकें। और अगर प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना हो डेथ सेंटेंस तो उनको अलग से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं कि कोई रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन का कोई चांस नहीं है। ये प्रोसिक्यूशन का काम है। सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि 3 वकील उनके लीगल एड से मिले, और पहले एक वकील आया, वो उन्होंने ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर सेकंड वकील बैकआउट कर गए। फिर थर्ड वकील उसी दिन आए और उसी दिन ही एग्जामिनेशन हुआ। तो फेयर ट्रायल हुआ नहीं है कन्विक्ट का। एक सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट मोहम्मद मनन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2019 की जजमेंट है। इस जजमेंट में बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 और मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, इन दोनों जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कहा था कि
जब ये देखना हो कि कोई केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है कि नहीं, तो सिर्फ ब्रूटैलिटी और हीनियस नेचर क्राइम का ना देखा जाए, सिर्फ यही एक सोल क्राइटेरिया नहीं होगा, बल्कि इट इज़ नॉट जस्ट द क्राइम विच द कोर्ट हैज़ टू लुक इनटू, बट ऑल्सो द क्रिमिनल। सिर्फ क्राइम को नहीं देखा जाएगा, क्रिमिनल को भी देखा जाएगा। अब क्रिमिनल का माइंड, उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी देखा जाना जरूरी है। और इसी जजमेंट में कहा था कि अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल। मौत की सजा एक्सेप्शन होगी और लाइफ सेंटेंस रूल है। अब बच्चन सिंह के केस में कहा गया था कि डेथ सेंटेंस सिर्फ तब दी जानी चाहिए जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, कोई रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन का चांस ना हो, और लेसर पनिशमेंट की ऑप्शन अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड हो। कोई चांस ही ना हो कि लेसर पनिशमेंट उसमें दी जा सके। ये बच्चन सिंह के केस में कहा गया था। अब राजेंद्र प्रहलाद राव वासनिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2018 की जजमेंट है। इसमें कहा कि जो स्पेशल रीजन सेक्शन 354 पार्ट 3 में कहा गया है इस सीआरपीसी के, इसमें कहा गया है कि जब भी डेथ सेंटेंस दी जाए तो उसमें स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करने होते हैं जज को। तो इन रीजंस देने की ड्यूटी को हल्के से ना लिया जाए। ये प्रोसिक्यूशन अगर चाहता है डेथ सेंटेंस दी जाए तो उनको स्पेशल एविडेंस देना होगा कि कोई चांस नहीं है रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन का अक्यूज का, और अक्यूज भी अपने लिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की एविडेंस दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट देख के पता चलता है कि उन्होंने क्राइम को तो ध्यान में रख के ये जजमेंट दी है, लेकिन क्रिमिनल को ध्यान में नहीं रखा है। संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2013 की जजमेंट थी। इसमें कहा गया था कि इन सेंटेंसिंग प्रोसेस बोथ द क्राइम एंड क्रिमिनल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो क्राइम भी उतना ही ज़रूरी है सेंटेंसिंग के लिए जितना क्रिमिनल। तो दोनों को ध्यान में रख के सज़ा दी जानी चाहिए। अब राजेंद्र प्रहलाद राव वासनिक के केस में ही कहा गया कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट द क्रिमिनल हाउएवर रूथलेस ही माइट बी is nevertheless a human being and is entitled to a life of dignity notwithstanding his crime। अब सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं कि जो एक्यूज्ड हैं ये 25 साल के थे जब क्राइम हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मजदूरी करके अपना लाइवलीहुड अर्न करते थे। इनकी प्रोसिक्यूशन ने कोई एविडेंस नहीं रिकॉर्ड पे रखा है कि इनके रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन का कोई चांस नहीं है, और डेथ सेंटेंस का अल्टरनेटिव वाली ऑप्शन बिल्कुल फोरक्लोज्ड है। कन्विक्ट का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और जेल में भी कोई जेल से भी कोई इनका एडवर्स रिकॉर्ड नहीं बताया गया है। पर क्योंकि क्राइम बहुत बारबारिक और सैवेज है, बहुत बुरा क्राइम है, एक 11 साल की लड़की की रेप और मर्डर किया गया, तो इसलिए इनका इन चीज़ों को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सज़ा डेथ सेंटेंस से हटा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर डेथ सेंटेंस से हटा के 30 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट कर दी विदाउट रेमिशन की। इनकी सज़ा कम नहीं होगी। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और नई जजमेंट के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।